नमस्कार। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को होना है और ऐसे में जिन 4 सीटों पे मतदान तय है वहां पे चुनाव प्रचार जो है थम सा गया है। आपके इलाके में जो भोंपू बज रहा था वो बंद हो गया होगा। आपको मालूम है कि पहले चरण में झारखंड में लोहरदगा, पलामू, चाईबासा और खूंटी में मतदान होना है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की तैयारी है, चुनाव आयोग कितना तैयार है और खास करके ये जो चारों सुरक्षित सीट है उस पे पॉलिटिकल पार्टियों का क्या दावा है, वो आपको इस लाइव के जरिए हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। पूरे चुनाव प्रचार प्रसार थमने के पहले तक हमारी पूरी टीम जो है लगातार पूरे झारखंड के इलाकों में से जा कर के आपके जो सवाल हैं उसको आवाज़ देते रही, एक प्लेटफॉर्म देता रहा। कोशिश यही रही कि आप लोगों के जो असल मुद्दे हैं उस पर बातचीत किया जा सके। इस लाइव में हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत सारे बैरियर्स हैं, हम लोग खुल कर के बातचीत नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग का एक अपना दायरा है, बाउंड्रीज है, लेकिन बावजूद इसके प्रयास यह जरूर रहेगा कि किन किन मुद्दों पे नेताओं ने बातचीत की, क्या कुछ रहा, कौन क्या कुछ बोला और अब जो दावे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के उसमें कितना दम है। हमारे साथ इस लाइव डिस्कशन में सनी सारद, सूरज ठाकुर और मनोज पांडे मौजूद हैं। हम लोग एक एक करके जानेंगे और समझेंगे कि दरअसल क्या कुछ होने जा रहा है और बीते लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ इन 4 सीटों पे हुआ, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। चूंकि एक बड़ा सवाल पूरे देश भर में ये रहा, अब तो 2 चरण का जो चुनाव हुआ था देश भर में उसमें कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिर सा रहा था। झारखंड में एक तरीके से देखा जाए तो ये पहला चरण का मतदान होगा 13 मई को। ऐसे में वोटिंग को लेकर के भी काफ़ी कुछ जो है उत्सुकता है, नहीं है, लोग क्या निकलेंगे, क्या होगा, इन सारे चीज़ों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सूरज ठाकुर से। सूरज, चाईबासा गए थे जहां से गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी से और कांग्रेस से कांग्रेस और इंडिया अलायंस से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं जोवा मांझी हैं, और इसके अलावा ये खूंटी भी गए और पांडे जी पलामू और लोहरदगा में लगातार जो है कैंप करते रहे और कोशिश यही रही कि आप तक जो है सारी चीज़ें हम लोग बताते रहें। सूरज, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि क्या कुछ होने जा रहा है इस चुनाव में, झारखंड में खास करके क्या क्या वो मुद्दे रहे जिस पे नेताओं ने बातचीत की। देखिए, झारखंड में इस बार जिस तरह से हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि आदिवासी और आदिवासियत अस्मिता की बात बहुत ज़्यादा हुई, उनके लिए योजनाओं पर बात हुई और उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं इस बारे में बात हुई। आप प्रधानमंत्री के भी भाषण सुने, आप इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी आए थे, उन्होंने भी जो सभा थी गुमला वाली वहाँ पर आप सुनेंगे तो वो एक तरह से सरना कोड की बात कर रहे थे, कहीं PM जनमन योजना की बात हो रही है, कहीं उसके शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है, कहीं राष्ट्रपति पद की बात हो रही है। तो आदिवासी आदिवासियत के मुद्दे पर फोकस रहे हैं ये नेताओं के बयानों में। लेकिन जब आप फील्ड पर बात करते हैं लोगों से तो वो मुद्दे फिर उभर कर सामने आते हैं जिस पर बात होनी चाहिए थी और वो बात हो नहीं रही, वो पब्लिक कर रही है। जब वहाँ पर लोग जाते हैं उनसे बात करना चाहते हैं। और जब झारखंड में चाईबासा हम गए, खूंटी गए, तो चाईबासा जो कोल्हान का पूरा इलाका है, आप उसके ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो अभी भी लोग पेयजल की समस्या पर गंभीर रूप से बात करते हैं कि उनका समाधान नहीं हुआ। रोजगार एक गंभीर समस्या है और लोग पलायन कर रहे हैं, उस पर वो लोग बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका समाधान। मतलब सूरज बोल रहे हैं कि नेताओं के भाषणों में, बयानों में कई सारी चीजें तो दिखी लेकिन वो चीजें नहीं दिखी जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे। सनी, ये जो बोल रहे हैं सूरज ठाकुर, और अब जबकि अब सब कुछ जनता के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है, नेता प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, प्रचार प्रसार थम सा गया है। सूरज जो बोल रहे हैं कि जनता के मुद्दों पे बात नहीं हुई, तो क्या मतदान केंद्र पे जब लोग जाएंगे, मतदाता जाएंगे, क्या ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, वो नाराजगी, गुस्सा? और देखिए, नेता भले ही ये कोशिश किए कि जनता के मुद्दे पर बात नहीं हो, चूंकि एक पैटर्न रहा है बीजेपी की तरफ से कि मोदी के नाम पर, और कांग्रेस की तरफ से कि किस तरह से कांग्रेस जो है क्या क्या स्कीम लेकर आएगी राहुल गांधी के चेहरे पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये झारखंड में जो प्रथम चरण पर में 4 सीटों पर चुनाव होना है, ये खास करके महिला वोटर पर सबका ध्यान रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं संजय, क्योंकि 4 लोकसभा सीट में से 3 लोकसभा सीट ऐसा है जिसमें कि पुरुष वोटर से महिला वोटर की संख्या अधिक है। कौन से मैं एक पलामू को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम, इन तीनों सीट पर महिला वोटरों की संख्या अधिक है। तो महिला वोटरों को लुभाने के लिए नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहे गए या फिर पहले से जो
मौजूदा सांसद हैं या केंद्र में सरकार है वो महिलाओं पर फोकस करके क्या कुछ योजनाओं का लाभ दे पाई, उस हिसाब से मुझे लगता है कि काम होगा। ये मैं आंकड़ा भी बता दूं, ये खूंटी लोकसभा सीट में पुरुष से करीब 23,635 महिला वोटर ज़्यादा हैं और पलामू सीट पर जो है पुरुष वोटर ज़्यादा हैं। इसके अलावा लोहरदगा सीट पर पुरुष से 12,214 महिला वोटर अधिक हैं और सिंहभूम सीट पर पुरुष से 22,567 महिला वोटर अधिक है। तो देखिए ये महिला वोटर तो डिसाइडिंग हो गया, लेकिन हर सीट का अपने हिसाब से मुद्दे हैं और वो मुद्दे भी इस बार आप देखिए कि बहुत कोशिश किया गया कि इस चुनाव को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए, लेकिन लोकल मुद्दे हावी रहे। आप खूंटी की बात कीजिए तो वहाँ जो एक पलायन का मुद्दा है, पांडे जी भी स्टोरी करके आई किस तरह से बिरसा मुंडा के गांव के उनके वंशज भी करीब 50 लोग पलायन कर गए। मतांतरण एक बड़ा मुद्दा है। तो ये तमाम जगह के अपने अपने लोकल मुद्दे हैं। अभी ये चारों में से खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें से एक सीट ऐसा है जिससे कि सेंट्रल मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन मुंडा खूंटी से, एक सीट सिंहभूम ऐसा है जिससे कि पूर्व मंत्री जो हेमंत सोरेन के साथ कैबिनेट मिनिस्टर रही जोमा मांझी वो चुनाव लड़ रही हैं। अभी मुख्यमंत्री हैं वो उन्हीं के वही इलाके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आते हैं। तो इसलिए प्रथम चरण जो है बेहद दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है गीता कोड़ा, बिल्कुल दूसरी तरफ गीता कोड़ा हैं। और अब सोचिए कि गीता कोड़ा जब 2019 में चुनाव लड़ी तो वो मोदी लहर जो प्रचंड लहर एक तरह से माना जाता है 2019 को, और उस लहर में वो बीजेपी के उम्मीदवार उस समय लक्ष्मण गिलवा थे जो स्वर्गीय हो गए, उनको वो हराकर वो चुनाव जीती। लेकिन बीजेपी इस बार उनको अपने पाले में लाई है, इसलिए बीजेपी मान रही है कि हम मजबूत हुए। दो चीज सनी बोल रहे हैं, एक तो कि इस पूरे चुनाव में और खास करके फर्स्ट फेज जो झारखंड में हो रहा है वहां पे ये देखने को मिल रही है चीजें कि लोकल जो इशू है वो भारी पड़ रहा है। दूसरी बात कि 19 की बात कर रहे हैं कि उस समय मोदी लहर थी, तो क्या इस बार भी मोदी लहर जैसा कोई चीज दिख रहा है या फिर दूसरा और जो कोई दूसरा लहर जो कांग्रेस पार्टी अपना दावा करती है? पांडे जी घूम रहे थे लगातार, क्या देखने को मिला आपको? देखने को ये मिला इस बार थोड़ा चुनाव आयोग ज़्यादा सख्त है और ज़्यादातर वोटर को बढ़ाने का इच्छुक है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। जैसा हो सकता है कि देश भर में चुनाव हुआ, वोटिंग प्रतिशत गिरा, उसके लिहाज से चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। लेकिन एक सुखद खबर ये है कि जो मौसम विज्ञान के तरफ से जारी किया गया कि टेम्परेचर कूल रहेगा सोमवार को, मतलब सामान्य तौर पे उतनी प्रचंड गर्मी नहीं रहेगी। तो ये माना जा सकता है कि वोटिंग अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। और चुनाव आयोग अपने तरफ से कोशिश किया हुआ है, क्लस्टर बनाकर ईवीएम भी रखे गए हैं। तो उन सब के अलावा पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं। तब तो ये जो चुनाव आयोग की सख्ती की बात कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे और चुनाव आयोग पे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कई तरीके की सवाल खड़ा कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई बूथों पे राम जी की तस्वीर लगा दी जा रही है, कटआउट लगा दिया जा रहा है, बयानों में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब कुछ तो चल रहा है, मीट मुर्गा मछली यही सब तो चल रहा है। देखिए ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, दोनों तरफ से अनर्गल बयानबाजी होती है। मैंने कहा ना, वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नेता हर कदम उठाएंगे। ये जो कहना है कि वोटिंग बूथ पे लगा दिया गया राम जी का आउटलेट, ऐसा चुनाव आयोग नहीं करने देगी। ये सिर्फ नेताओं के बयान है, कोई वहां जाता नहीं है। कौन से बूथ पे लगा देंगे और कौन सा, एक तस्वीर तो निकल करके सामने आई ना, उस पर तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं। तो 48 घंटे के बाद वो वोटिंग बूथ कब्जे में लेता है चुनाव आयोग। उसके बाद जैसे ही फोर्स का डिप्यूटेशन हो जाएगा वहां पे आप देखेंगे कि किसी तरीके के धार्मिक या चिन्ह या कुछ वैसा नहीं रहेगा। इसीलिए सर पांडे जी शायद आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे, दूसरे स्टेट का मसला है। मतदान केंद्र पे जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वहां पे भगवान राम के जो है कटआउट लगे हुए थे। अब कोई भी कर ले और चुनाव आयोग के संज्ञान में जाएगा तो वो हटेगा। करने का तो कोई भी कुछ करता है। कई बार आप देखेंगे नेता अपना छाप भी लगाकर चले जा रहे हैं चुनाव आयोग पे, पर केस होता है ना, ऐसा नहीं है। ये कोई भी आके लगा दे और फोटो खींच ले। ये जब वहां पे फोर्स का डिप्यूटेशन हो जाएगा तब इस तरीके से करने की इजाजत भी नहीं है और किसी को करने भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से प्रचार प्रसार थमते ही अपने अपने दावे शुरू हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे थे, बोले कि भाई चारों सीट जीतेंगे इस बार।
कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, 14 में 14 सीटें जीतने का दावा है। तो क्या इनके दावों में मतलब ये जो पब्लिक है उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्योंकि अब तो सब कुछ तो पब्लिक के हाथ में है। अब तो नेता प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। जब वैसे भी मैं प्रत्याशियों को जानता हूं जो पूरा लोकसभा का भ्रमण भी नहीं कर पाए, पर उनके भी दावे सुनिएगा तो आप कहेंगे कि वो जीत रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भाई ये इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच की टक्कर है, तो क्या वाकई में जनता भी ये फील करती है या किसी तीसरे को जगह देगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि हर जगह अपने अपने तर्क हैं। हाँ, एक बड़ा वर्ग जो है वो आपको दिखेगा या तो इधर या तो उधर, लेकिन उनके अलावा भी क्या होता है ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात ये है कि भाई वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़ा पाती है चुनाव आयोग, उसके पक्ष में वही उनका सबसे ज़्यादा मेहनत है। क्योंकि अभी तक जो देश पे आया कि भाई इस बार वोटिंग कम हो रहा है, तो ये चुनाव आयोग के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहे कि भाई वोट कीजिए, जाके वोट कीजिए। नहीं समझ में आए कोई उम्मीदवार, नोटा में जाके मारिए, लेकिन वोट तो कीजिए। आपका जाना चाहिए मैक्सिमम लोगों का। मान लीजिए कि कहीं अगर 40% लोग पोल ही नहीं करेंगे, 50% लोग पोल ही नहीं करेंगे, तो 50% में ही लोगों को हार जीत तय होता है, लेकिन उनका जो निर्णय होगा वो तो 100% लोगों पे इम्प्लीमेंट। कुल मिलाकर के पांडे जी जो बोल रहे हैं कि जो चीजें, तस्वीरें जो दिखाने की कोशिश हो रही है और जो दिख रही है चीजें कि एक तरफ एनडीए और दूसरा तरफ इंडिया अलायंस है, लेकिन इसके बीच क्या कोई तीसरा भी है जो लोगों के जेहन में चल रहा है? चूंकि इस तरीके की बातें पांडे जी ने की है और ये जो 4 सीटों पे चुनाव होना है 13 तारीख को, उसमें लोहरदगा भी प्रमुख है। और एक तरीके से अगर इशारों में अगर आप समझें तो वहां पे चमरा लिंडा जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं? इन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लगातार आप बने रहे। इसके पहले कि हम लोग इन मुद्दों पे बातचीत करें, बीते लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहा, सूरज से समझते हैं कि सूरज, अगर सबसे पहले लोहरदगा सीट की बात करें तो क्या कुछ परिस्थितियां रही? पिछले दफा वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा, कौन कौन से चेहरे रहे और जीत हार का जो अंतर रहा उसमें कौन जीता और कौन कितने मतों से हार गया? देखिए, सबसे पहले तो जो मनोज पांडे कह रहे थे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों की बात, तो हम लोग ये देखते हैं कि देश भर में ही जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, वहाँ जमकर मतदान होता है। उसका कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों शहरी इलाकों में कम मतदान होता है और ग्रामीण इलाकों में क्यों वो लोग ज़्यादा कर्तव्य के तौर पर लेते हैं। क्योंकि हम पिछले चारों सीट की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तकरीबन वहाँ 70% मतदान हुआ है। इसका तो एक जो ठोस जो समझ में आना चाहिए और आता भी है कि जो भी लोग जो सरकारी योजनाओं पे जिनकी निर्भरता ज़्यादा है वो मतदान केंद्रों तक ज़्यादा पहुँचते हैं। शहरी लोग, उनका बहुत ज़्यादा जीवन जो है सरकार की योजनाओं पे निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे में वो लोग थोड़ा आराम पसंद लोग हैं, घरों तक में ही रह जाते हैं। गर्मी भी एक रीजन है। तो सबसे पहले तो आप अगर खूंटी से हम लोग बातचीत करें, खूंटी में अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े चेहरा हैं। आज हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के सीएम हैं, उनकी सभा होनी थी, बारिश की वजह से नहीं हो पाई, हालांकि वो झारखंड पहुंचे भी, फोन के जरिए उन्होंने संबोधित किया। कालीचरण मुंडा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कालीचरण मुंडा वो शख्स हैं जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और मात्र 1400 वोटों से चुनाव हार गए थे। क्या वोटिंग परसेंटेज रही सूरज पिछले बार? देखिए, पिछले बार यहाँ पर 73.2% वोटिंग हुई थी और जो मतदान हुआ उसमें से 3,82,638 वोट लाकर और 46% मत प्रतिशत लाकर अर्जुन मुंडा विजेता बने। दूसरे नंबर पर कालीचरण मुंडा रहे थे और उनको 3,81,193 वोट मिले और उनका जो मत प्रतिशत वो 45.8% है और जो वोटों का अंतर था वो केवल 1445 वोटों का था। तो काफी टक्कर रहा था, करीबी मुकाबला रहा था। और इस बार भी यही दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा कई निर्दलीय हैं, जैसा पांडे जी बोल भी रहे थे कि सिर्फ एनडीए और इंडिया नहीं है, और भी कई सारे लोग जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर बनेंगे? खूंटी जो पिछले दफा अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच में मुकाबला रहा, महज 1445 वोटों से कालीचरण मुंडा हार गए। इस बार भी इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए इस बार भी निश्चित तौर पर जो दो बड़े चेहरे हैं यही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बसंत लोंगा हैं, अर्पणा हंस हैं जो झारखंड पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो कितना इफेक्ट करेंगे ये चुनाव परिणाम ही बताएगा, क्योंकि अभी तक वैसा चर्चा सामने निकल कर नहीं आया। दूसरी बात है लोहरदगा संसदीय सीट पर अगर हम बात करें तो इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बदला है, और लेकिन पिछले बार जब सुदर्शन भगत थे तो उनको 3,71,595 मत मिले थे और वोटिंग प्रतिशत जो है वो 45.5% था। सुखदेव भगत कांग्रेस के हैं, उनको 3,61,232 वोट मिला था और 44.2% उनका मत प्रतिशत था। जो जीत हार का मार्जिन रहा वो 10,363 का रहा। आपको ध्यान देना होगा कि जो चमरा लिंडा है जिन्होंने यहाँ से की है वो पहले 2014 में चुनाव लड़े थे, वो 2019 में नहीं लड़े, और ये जो जीत हार का अंतर है ये महज 10,000 ही कहना होगा, क्योंकि जिस तरह का मुकाबला था इस बार समीर उरांव वहां पर हैं। मतदान जो है यहाँ पर पिछले बार 10,000 का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स में, और पिछले बार चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इस बार चमरा लिंडा चुनाव लड़ रहे हैं। पांडे जी जो बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं जिक्र भी कर रहा हूं कि तीसरा व्यक्ति भी काम बना सकता है और बिगाड़ सकता है, तो ऐसे में चमरा लिंडा की वहां पे क्या भूमिका होगी, इस बार क्या कुछ होना है, वो आप लोग देख और समझ रहे हैं। फॉलो अप झारखंड पे कई सारी स्टोरीज लगी हुई है, खूंटी के इलाके से, लोहरदगा के इलाके से, चाईबासा के इलाके से और पलामू के इलाके से। वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं वो समझने के लिए आप हमारे पेज पे जाकर के स्क्रॉल कर सकते हैं, स्टोरीज देख सकते हैं कि मुद्दे क्या रहे, नेता क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से खूंटी और लोहरदगा 2 सीट, बाकी के 2 सीटों पे भी बातचीत करेंगे। सनी, ये लोहरदगा को लेकर के जो परिस्थितियां रही पिछले दफा, इस बार क्या कुछ आप बदलता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि फिर से जो है वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, माना यही जा रहा है कि चमरा लिंडा के मैदान में उतर जाने से सुखदेव भगत की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि चमरा लिंडा बिशुनपुर से आते हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं समीर उरांव वो भी बिशुनपुर से आते हैं, तो इसलिए चर्चा इस बात की भी है कि चमरा लिंडा ज़्यादातर वोट बीजेपी का काटेंगे। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका अपने तरफ से तर्क है कि चमरा लिंडा के खड़ा होने से हम लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन पिछले दिनों चमरा लिंडा ने जो एक सभा की थी, उस सभा में जितनी भीड़ जुटी थी, उस भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं चमरा लिंडा दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका फायदा किसे होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम दोनों जो इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वे सभी मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोहरदगा सीट पर वे लोग अभी तक एज पर हैं, मतलब वो आगे हैं। खूंटी में क्या होने जा रहा है? खूंटी काफी दिलचस्प मुकाबला है। पूरे राज्य भर में अगर चर्चा किसी चीज सीट की हो रही है, पूरे देश भर में अगर एक तरीके से देखें तो खूंटी पे है, क्योंकि अर्जुन मुंडा फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार बतौर उम्मीदवार वो गए थे, इस बार बतौर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल अमित शाह भी वहां पर जाकर दौरा किया। आज हेमंत बिश्व शर्मा का कार्यक्रम था, नहीं पहुंच पाए बारिश के कारण, तो उन्होंने फ़ोन से संबोधित किया। दरअसल खूंटी में सबकी निगाहें ईसाई वोटरों पर हैं और ज़्यादा डिपेंडेंट अब इस पे हो गया, क्योंकि पिछले चुनाव से अगर तुलना कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 1445 वोटों से कालीचरण मुंडा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो हारे थे, तो इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार या छोटे छोटे दलों से जो लोग खड़े हुए हैं वो कितना वोट काटते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि अर्जुन मुंडा की राह आसान होगी या फिर इस बार मुश्किल है। क्योंकि पिछले बार से तुलना करके भी इस बार को देखा जा रहा है, और कोई भी व्यक्ति जब जीत कर विधायक या सांसद बन जाए और उसके बाद मंत्रिमंडल में उसे जगह मिल जाती है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं और निर्दलियों की भूमिका जो है ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पांडे जी, क्या लग रहा है ये खूंटी और लोहरदगा में जिस तरीके से बातचीत में जो चीज़ें आ रही है कि निर्दलियों की भूमिका बढ़ेगी हराने में, जिताने में या फिर परिणाम बदल देने में, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? तो ये जो चर्चा है ये तो सामान्य है, अभी कूलिंग पीरियड है, पब्लिक को अभी डिसाइड करना है कि उनके साथ जो उम्मीदवार हैं उनके सामने जो खड़े हैं उनमें से कितना किसको लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये तय है कि इन दोनों सीटों पर निर्दलियों की भी भूमिका है या छोटे दलों की भूमिका है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जनता अब क्या सोच के आखिरी वोट करेगी वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, और उसका फैसला तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसको ज़्यादा तवज्जो दिया, किसको चाहा कि ये सांसद बने। तो वो अब जनता को डिसाइड करना, सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। 4 जून को पता चलेगा। बाकी के जो 2 सीट हैं
उस पर क्या परिस्थितियां रही बीते लोकसभा चुनाव में। पलामू की अगर बातचीत करें सूरज, तो जल्दी से आप बताइए। पलामू में 67.5% मतदान हुआ था। इसमें बीजेपी के विष्णु दयाल राम जीते थे, उनको 7,55,659 वोट मिला, 62.5% मत प्रतिशत था। घूरन राम आरजेडी के दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 2,78,053 मत मिला और 23% मत प्रतिशत था। तो हम जो अब तक 3 सीटों की बात कर रहे हैं उसमें मत प्रतिशत का जो अंतर है यहाँ पर बड़ा दिखता है पलामू में। तो और यहाँ तकरीबन कितने वोटों से जीत हुई बीजेपी? यहाँ वो जीत हार का अंतर का आंकड़ा हमें नहीं मिल पाया कि मार्जिन एग्जैक्टली कितना है, लेकिन आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। 62% और 23% है। ये तकरीबन 4,80,85,000 5 लाख के आसपास के वोटों से मतलब जीत हुई थी पिछले दफा बीजेपी की पलामू में। इस बार चीजें बदल सी गई है। ममता भुइयां जो बीजेपी की ही कार्यकर्ता थी, नेता थी, वो इस बार आरजेडी इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रही हैं। चीजें काफी कुछ बदलती हुई भी दिखाई दे रही है। क्या कुछ होगा नहीं होगा। हालांकि घूरन राम बीजेपी में चले गए हैं। हाँ, बीजेपी में है, वो अपना बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन बोले ना, एक चुनाव पिछले का इतिहास से वर्तमान तय नहीं होता है। चुनाव हमेशा नया होता है, अलग होता है। यहाँ तक कि जो नेता लगातार चुनाव लड़ते हैं उनका भी एक्सपीरियंस पिछले चुनाव से और अभी के चुनाव में एकदम डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर पल जो है समीकरण बदलते हैं। पिछला जो चुनावी समीकरण है, जो आंकड़ा था, वो सिर्फ हम लोग समझने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि पिछला बार क्या था, इस बार क्या होने की संभावना है। चाईबासा की सीट बच गई है। चाईबासा काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जो है पिछले दफ़ा कांग्रेस ने चुनाव जीता। गीता कोड़ा वहाँ से चुनाव जीती। गीता कोड़ा इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जगह इस बार इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहा है। और पूर्व मंत्री जो हेमंत सरकार की कैबिनेट में वो मंत्री रहीं और इस बार वो जोबा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। क्या परिस्थितियां थी पिछले दफा की अगर बातचीत करें तो? देखिए, पिछली बार गीता कोड़ा कांग्रेस की उम्मीदवार थी और उनको 4,31,815 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर लक्ष्मण गिलवा रहे और उनको 3,59,660 वोट मिले और ये हार जीत का अंतर रहा। और आप देख ले इसको, अगर आप आंकड़ों को मिलान करके एक बार देख लें कि तकरीबन 90,000 के आसपास का, मतलब 80-85,000 90,000 के वोटों के अंतर से जो है गीता कोड़ा पिछले दफा चुनाव जीती। तो आप देखिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो पूरा अभी ये जो चल रहा है चुनाव। 13 मई को मतदान होना है, उसको इस लिहाज से भी समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो मुद्दे हैं, आम लोगों के जो मुद्दे हैं, उस पर बहुत तरीके से बातचीत नहीं हो पाई। पक्ष हो विपक्ष हो, ना ही विपक्ष ने उस तरीके से दिलचस्पी दिखाई कि आम लोगों के जो मुद्दे हैं उसको उछाला जाए, उस पर बातचीत की जाए। हालांकि जनता खुद जो है अपने तरीके से अपने मुद्दों को सवाल बनाने की कोशिश करती रही। मीडिया में कितना स्थान मिला, आप तक उनके सवाल कितना पहुंचा, वो तो आप बताएंगे ही। वो आपके बताने का जरिया क्या होगा? वोट होगा। तो आप वोट देने जाइएगा 13 तारीख को अपने अपने मतदान केंद्रों पर, और उसके बाद आपको अपने सवालों के हिसाब से आपको वोट करना है। चलिए, आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं बोलना चाह रहा था सिंहभूम सीट पर जो चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि सिंहभूम सीट पर पूरी ताकत खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता हैं उन्होंने झोंकी है। चूँकि देखिए, इसमें 2-3 चीज़ दाव पे लग गया है। एक तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो उस हिसाब से सरकार का भी चेहरा एक दाव पर है। दूसरा है कि जोबा मांझी पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और दीपक बिरुआ अभी मंत्री हैं उसी इलाके से। और यही वजह है कि पूरा ताकत झोंका गया है ये बताने के लिए कि आप अगर इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो फिर किस तरह से आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा। लेकिन बीजेपी के तरफ से आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को फुल स्पेस दे दिया गया है कि आप अपने हिसाब से कैंपेनिंग कीजिए। हालांकि बाबूलाल मरांडी कई बार गए, नॉमिनेशन में भी शायद गए थे और उस हिसाब से कैंपेनिंग भी हुआ, लेकिन माना ये जा रहा है कि मधु कोड़ा और उनका परिवार खुद इतना सक्षम है। क्योंकि आप देखिए कि निर्दलीय रहते हुए भी मधु कोड़ा वहाँ से जीते हैं। गीता कोड़ा मोदी के प्रचंड लहर में भी वहाँ से जीती कांग्रेस के इस पर। तो इसलिए माना ये जा रहा है कि उनका खुद का ज़मीन जो है इतना मजबूत है जो जेएमएम को चैलेंज कर सकता है।
और यही वजह है कि जेएमएम भी इसे चैलेंज के रूप में लेकर और उस मैदान में उतरा है। आप देखिए कि अगर 6 विधानसभा सीट है तो उसमें से 5 जो विधायक हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 1 कांग्रेस के हैं, और यही वजह है कि इस बार ये सीट कांग्रेस से ट्रांसफ़र हुआ फिर जेएमएम में। तो मुझे लगता है कि चाईबासा सीट काफ़ी अहम है और उस पर सबकी निगाहें हैं, और इस हिसाब से भी अहम है संजय। आप देखिए कि देश में जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई तो अमित शाह ने ये तैयारी शुरू की है कि जिन जिन सीटों पर हारे, 180 सीट का शायद टारगेट था, और पूरे देश में जो चुनाव की तैयारी शुरू हुई बीजेपी की वो चाईबासा ही सीट थी। और सोचिए अमित शाह वहाँ 1 बार 2 बार जाते हैं और उसके बाद उस सीट के उम्मीदवार को ही अपने पाले में ले आते हैं। तो उस सीट पर बीजेपी का भी बहुत बड़ा दाव है, नज़र है। साख का सवाल है, हालांकि साख का सवाल खूंटी पे भी है, लोहरदगा पे भी है और पलामू पर भी है। आखिर में एक एक सवाल पांडे जी और सूरज और सनी तीनों से जो है करके इस लाइव का समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बाउंड्रीज हैं चुनाव आयोग का, कई सारी चीज़ों पे बातचीत आप नहीं कर सकते हैं। आप जो है पेज पे जाइए हमारे चैनल पे, और जो इंटरव्यूज वगैरह हैं, लोगों के जो रिएक्शंस हैं, पब्लिक क्या बोल रही है, उस पर आप देख और समझ सकते हैं। उससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि उन इलाकों में क्या कुछ चल रहा है। पांडे जी, आखिरी सवाल है कि हम लोग लाइव अब समाप्त करेंगे, क्या वाकई में आप देख पाए कि जो नेता हैं वो ईमानदारी से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, कहने का मतलब है कि एनडीए के हों या फिर इंडिया अलायंस के हों, क्या जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत करने की भी कोशिश हुई? हालांकि लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दा जाहिर सी बात है कि हावी रहेगा, लेकिन स्थानीय मुद्दों पे क्या बातचीत करने की कोशिश की गई या फिर इन 5 सालों में उसको सुलझाने का काम किया गया अलग अलग इलाकों में? नहीं, देखिए, जो सत्ता में है वो कह रहा है कि हम सुलझाने का काम किए, और वो मुद्दा किसी और को जिसको आप लोग जो ग्राउंड पे गए, आपने जो ग्राउंड पे देखा, उस पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो जनता जहां उनके वोटरों को फायदा लगा, नेता ने उसको टच किया, और जो वोटरों के पक्ष में नहीं लगा उसको टच नहीं किया। वो दोनों पक्ष है। आप देखेंगे अमित शाह भी आए तो लोकल मुद्दा उठाएं, जो अर्जुन मुंडा ने काम किया है उसको बताया उन्होंने, अपने मन से वो बाकायदा बता रहे थे अमित शाह कि ये काम हुआ और ये काम नहीं हुआ, तो किसकी वजह से नहीं हुआ। उसी तरीके से जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं वो भी बता रहे कि ये काम हम लोगों ने किया है, और मतलब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। तो दोनों हर पे देखे कि चूंकि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो शामिल दल हैं, उनकी सरकार है यहाँ पे, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की, माले का भी समर्थन है, तो ये लोग अपने कामों को भी गिनाते हुए आपको दिखे? काम देखिए, 2 ही मुद्दा इन लोगों ने सबसे ज़्यादा ये किया कि भ्रष्टाचार, संविधान और ध्रुवीकरण, इसी को मुद्दा हर किसी ने बनाने की कोशिश की, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के। कोई कह रहा था कि भाई हम अपना जब आएंगे तो सर्वेक्षण कराएंगे, कोई इसको बता रहा था किसी तरीके से कि भाई वो आपके दूरबीन लगा के आपके संपत्ति पर ध्यान लगा रहे हैं। तो हर कोई मुद्दा दोनों का एक ही था, जनता के मुद्दे नहीं थे। जनता के मुद्दे समस्या है, शायद जनता सोच रही होगी कि विधानसभा में उसका निराकरण करे या फिर पंचायत इलेक्शन में हो उसका निराकरण। चारों जो सीट है पांडे जी, सुरक्षित सीटें हैं। 3 तो एसटी कैटेगरी का है और एक एससी कैटेगरी का पलामू है। हेमंत सोरेन को लेकर के जो चीज़ें बताने की कोशिश हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया अलायंस की तरफ से, कि हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुद्दों को गौन करके प्रयास यही रहा कि इस पे चुनाव लड़ा जाए, और ख़ास करके सुरक्षित सीटों पे जो लोग हैं, जो ट्राइबल समाज है, अनुसूचित जाति का जो समाज है, उन तक ये बातें पहुंचाई जाए। क्या इसमें ये लोग सफल रहे, और क्या वाकई में ये हेमंत ही मुद्दा बन पाए या फिर मोदी ही मुद्दा रहे एनडीए के लिए, मोदी और इंडिया अलायंस के लिए हेमंत ही मुद्दा रहे झारखंड में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई दोनों में से मुद्दा नहीं थे, न मोदी और न हेमंत। ये मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा बताया ना, मंगलसूत्र से शुरू होता है, कहीं और चला जाता है। हर कोई अपने वोटर को रिझाने की कोशिश करता है, तो सबका जो कोर वोटर है उसके लिए वो मुद्दा है। हेमंत के अगर पक्ष के वोटर होंगे तो उनके लिए वो मुद्दा है, मोदी के पक्ष के लिए है तो वो मुद्दा नहीं है, और मोदी के खिलाफ बोलने वालों के लिए जो है वो मोदी का मुद्दा नहीं है। तो सबके अपने अपने कुछ कोर वोटर हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर हैं, जो मतदान के एक दिन पहले या मतदान के दिन डिसाइड करते हैं किसको वोट करेंगे,
वो निर्णायक होता है। और जैसा बताया कि यहाँ तो पॉपुलेशन भी महिला वोटरों की ज़्यादा है, तो महिलाएं ही तय करेंगी, आपको यकीन मानिए। और महिलाओं की लंबी लंबी कतार भी दिखेंगी, महिलाएं ही तय करेंगी कि इस बार वो किसको ज़्यादा सांसद के तौर पे पसंद करते हैं। तो फ्लोटिंग वोटर मायने रखता है, ये बात भी सच है कि आम आदमी जो है अब कार्यकर्ता के तौर पे तब्दील हो चुका है, उसके अपने नेता हैं, उसकी अपनी पार्टियां हैं, मुद्दे अपने नहीं हैं। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर है सूरज, क्या बाकी जगहों की तरह यहाँ भी सोया हुआ रह जाएगा या फिर मतदान केंद्र पे जाएगा और वो एक फैक्टर बन जाएगा चुनावी हार जीत के लिए? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगा। हम लोग सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में गए, आदिवासी इलाकों में गए और वो लोग वोकल हैं अपनी बातों को लेकर। और सबसे दुखद बात कई इलाकों में ऐसी लगी कि उन लोगों ने कहा कि हमें चुनाव की बात हो रही है, हम जरूर वोट करेंगे, लेकिन दुखद बात यह है कि जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने हमारे इलाके को कैंपेन करने लायक भी नहीं समझा, क्योंकि वो अब तक आए नहीं, हमने नहीं देखा कि कौन सी पार्टी के कौन सी प्रत्याशी, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, हमारे इलाके में नहीं आए। आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं तो एक वर्ग जो है वो अपने दावे गिनाता है, एक वर्ग जो है वो राष्ट्रपति पे जनजातीय गौरव दिवस की बात करता है, ये बात करता है। लेकिन अगर आप जादूगोड़ा चले जाएंगे, आप अगर उली हाथू चले जाएंगे, आप अगर बंदगांव चले जाएंगे, आप अगर कोरमा चले जाएंगे, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोगों को क्या चाहिए? उनको पेयजल चाहिए। वो आज भी चुआड़ी और कुएं का पानी पी रहे हैं, इस दावे के बाद भी कि 4 करोड़ लोगों को नल जल का लाभ दिया गया। जरूर लगे हैं, पानी नहीं आ रहा। उनके लिए समस्या रोजगार है। जैसा कि हम लोग उली हाथू गए, पता चला कि 50 लोग जो है गांव के पलायन कर गए हैं रोजगार के लिए। वैसे में तब जब आदिम जो गांव में भी पेयजल की समस्या, उस गांव में भी रोजगार की समस्या है, पक्के मकान नहीं बने हैं। तो बात है कि अगर उनके बारे में बात हो भी रही है तो, और वो बात ये है कि वो जब उनसे आप बातचीत करते हैं, आप जब उनको जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं, आप जब उनसे दूसरी योजनाओं की, आदिवासी के गौरव की बात करते हैं, तो वो आपको स्थानीय मुद्दे गिनाते हैं कि ये हमारा काम कहाँ हुआ, ये कब होगा। तो हम वोट उसी को करेंगे जो हमारी ये समस्याएं सुलझाएगा। एक तरह से कहते हैं ना कि कई इलाकों में हम गए जहां पर वो दिवस मनाने के अलावे जो जीवन के लिए जो चीजें होनी चाहिए उस पर फोकस करने की मांग जो है वो लोग करते रहे। सनी, आखिरी सवाल आपसे भी है, जैसा कि मैंने पांडे जी से भी पूछा, सूरज से भी पूछा, कि क्या ये जो कोशिश रही इंडिया अलायंस की और एनडीए की तरफ से, कि एनडीए की भरपूर कोशिश रही कि मोदी ही मुद्दा रहें और बाकी मुद्दे गौन हो जाएं, उसी तरीके से इधर से भी एक कोशिश रही कि हेमंत मुद्दा रहें और बाकी चीज़ें गौन हो जाएं? क्योंकि अगर नौकरी की बातचीत करेंगे तो बीजेपी वाले बोल देते हैं कि भाई जेएमएम से क्यों नहीं पूछ ले रहे हैं, और जेएमएम वाले बोल देते हैं कि बीजेपी से क्यों नहीं पूछ ले रहे हैं। इसी तरीके से ज़्यादातर सवालों का जवाब जो है दोनों तरफ से यही आता है। तो क्या आप जो घूम पा रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं, उसमें आपको लगा कि यही दोनों मुद्दा बन पाए, या फिर आम लोग इस चीज़ को लेकर के भी गुस्से में हैं कि भाई तुम हमारा सवाल तो तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो? बिल्कुल, वो भी गुस्सा है, लेकिन बहुत कम है। और ज़्यादातर उस हिसाब से जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, तो वो तो एक सेंट्रलाइज फेस हैं, मुद्दा है ही। और विपक्ष भी अब उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाते रहा है। झारखंड में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेमंत सोरेन के चेहरे को प्रधानमंत्री के सामने खड़ा करने के लिए बनाया गया। आप देखिए कि रांची में भी जो उलगुलान महारैली हुई, वहाँ पर भी किस तरह से जेल के अंदर हेमंत सोरेन और केजरीवाल की तस्वीरें लगाई गई। अभी भी आप इंडिया गठबंधन के कोई भी उम्मीदवार हों, उनके मंच पर जब कोई बड़ी भीड़ होती है या छोटी भी सभा होती है, उसमें एक नारा जरूर गूंजता है, और वो नारा है कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। मतलब ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से जेल में डाला गया। जेल में बंद होकर के भी हेमंत इंडिया अलायंस के मंच पे हैं, उनकी मौजूदगी वहां दिखती है नेताओं के भाषणों में, उनके बयानों में और नारों में। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वो इसे अपनी मजबूती भी मान रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हेमंत सोरेन के नाम पर जो है एक खास करके जो आदिवासी वोटर हैं वो गुलबंद हुए हैं, और इसका असर चुनाव में दिखेगा। और यही वजह है कि कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि अभी 4 सीट पर जो चुनाव होना है, उन चारों सीट पर वो काफ़ी मजबूत हैं। 4 में से 3 तो एसटी है, और उस पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। पलामू सीट जो एससी रिजर्व है, उसमें आप देखिए कि तेजस्वी यादव बिहार से आकर यहाँ पर कितनी मेहनत किए, वो कितनी सभा किए।
दूसरी बात कि वो उसी पलामू लोकसभा सीट के अंदर ही गढ़वा का इलाका आता है, गढ़वा से मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो अपने हिसाब से वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आज कल्पना सोरेन खुद वहाँ पर गई थी, तो पलामू सीट पर भी मजबूती से लड़ाई चल रही है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि 4 में चारों सीट जीत रहे हैं। कौन जीत रहा है हार रहा है ये तो बाद में जब काउंटिंग होगा 4 जून को, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं से मुझे लगता है कि किसी को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन आज आप देखे होंगे कि एक तस्वीर, एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आए हुए थे आज, उन्होंने एक शेयर किया है और वो उस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश किए हैं कि आज भी कितना क्रेज है। आप देखिए एरियल व्यू का वो ऊपर हेलीकॉप्टर से लिया हुआ शॉट्स है और पंडाल के बाहर जितनी भीड़ है, मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद इतनी भीड़ मुझे तो देखने को मिली। इस बार हालांकि हम प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम को कवर करने नहीं जा सका, लेकिन वो भीड़ सचमुच में जो वीडियो में दिख रहा है वो तो बहुत काफ़ी भीड़ है और उस भीड़ के हिसाब से ही शायद प्रधानमंत्री ने आज उस वीडियो के साथ ये किया है कि 100% झारखंड में वो सीट ला रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ पहुंचती है और आज भी जो चतरा के सिमरिया में उनका कार्यक्रम था वहां पे काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ जुटी। लेकिन इसके कुछ दिन पहले राहुल गांधी की सभा भी हुई गुमला के बसिया में, जहां आप भी गए थे सूरज, वहां पे भी भीड़ अच्छी खासी बताई गई। सूरज खुद मौजूद थे, कैसी भीड़ थी वहाँ? कि भीड़ वहां भी थी, राहुल गांधी को सुनने भी आए थे और मुझे लगता है कि एक रांची में भी सभा पहले हुई थी और मैं वहां पर मौजूद था जब वो न्याय यात्रा के लिए आए थे और दूसरी ये सभा जब मैं सीधे कवर कर रहा था, तो वहां पर जो भीड़ थी बसिया वाली, वहां पर एक चीज दिखा कि पब्लिक बहुत रिस्पॉन्ड कर रही थी राहुल गांधी के भाषणों पर या जो भी वो बात कह रहे थे, चाहे वो सरना धर्म कोड की बात कर रहे थे, चाहे वो महिलाओं को 1 लाख देने की बात कर रहे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफा कार्रवाइयों पर बात कर रहे थे। तो पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही थी और भीड़ जो है वो पूरे समय, सबसे बड़ी बात है कि जब तक वो संबोधन चलता रहा भीड़ मौजूद थी सभा के, जब तक उनका हेलीकॉप्टर जो है सभा स्थल से गया। तो भीड़ कुल मिलाकर के दोनों तरफ की सभाओं में जुट रही है, चाहे वो बड़े नेताओं की सभाओं की भीड़ हो या फिर छोटे छोटे जो नुक्कड़ सभाएं या फिर छोटी छोटी जो सभाएं ये लोग कर रहे हैं उसमें। लेकिन मतदान केंद्रों पे कितनी भीड़ पहुंचेगी और भीड़ वोट में किसके लिए तब्दील हो पाएगी वो तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। 13 मई को मतदान होना है आपके इलाके में। अगर आप देख रहे हैं तो आपसे अपील है कि आप अपने घरों से निकलिए और जो आपके मुद्दे हैं उसको सवाल बना करके ही वोट करें। क्या आपके लिए काम हो रहा है, आपके परिवार के लिए काम हो रहा है, उसके हिसाब से ही जो है वोट करें और वोट देने जरूर जाएं। यही एक बार मौका होता है जब आप रिएक्ट कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के समर्थन में। कई सारी चीज़ें हैं तो आप ज़रूर मतदान करने जाइए। और अगर आप अब तक लाइव में जुड़े हुए हैं तो आपका शुक्रिया। जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देखें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।